वेलकम टू एसएस डिफेंस एकेडमी फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो सेशंस में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आईटीबीपी ट्रेड्समैन्स का जो एग्ज़ाम 19 मार्च 2021 को कंडक्ट होने वाला है। फ्रेंड्स, इस बार ये जो एग्ज़ाम होगा सीबीटी मोड में होगा, यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आपका लिया जाएगा। इसके पहले जो आईटीबीपी ट्रेड्समैन्स का एग्जाम हुआ था ये ऑफलाइन मोड में हुआ था, लेकिन इस बार सीबीटी मोड में होगा आपका एग्जामिनेशन। इसलिए आईटीबीपी द्वारा आईटीबीपी के ऑफिशियल साइट पे एक मॉक टेस्ट प्रोवाइड किया गया है ट्रेड्समैन्स के लिए। तो जो कैंडिडेट इस एग्जाम में शामिल होने वाले हैं वो जाके ऑफिशियल साइट से सभी टेस्ट को दें। देखिए, अब जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आईटीबीपी ट्रेड्समैन्स में टोटल 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और 1 घंटा के टाइम दिया जाता है और कोई किसी प्रकार की नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है। अब बात करते हैं 50 प्रश्न में कितने पार्ट होते हैं, तो देखिए मैं आपको बता देता हूँ। जीके के 15 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, मैथमेटिक्स के 10 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, रीजनिंग के 15 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, हिंदी के 10 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और इंग्लिश के 10 क्वेश्चन। और देखिए, हिंदी या इंग्लिश आप दोनों में से कोई 10 क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो आई होप आपका सारा कंसेप्ट क्लियर हो गया। अब देखिए, मैंने 50 क्वेश्चन को अपने पीडीएफ में यहाँ पर इंक्लूड कर लिया हूँ ताकि आपको एक अच्छा एनालिसिस दे सकूँ और ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। आपको लेवल मालूम चलेगा कि किस लेवल के एग्जाम होने वाला है सीबीटी मोड में। तो आप सभी देख सकते हैं मैथ, रीजनिंग, हिंदी, जीके सभी क्वेश्चंस को इंक्लूड किया हूँ और 50 क्वेश्चंस डिस्कस करने वाला हूँ। तो आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और वीडियो सेशन एंड होने के बाद आप इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल से जुड़ के, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको ऑफिशियल साइट पर लेकर चलता हूँ। आपको ब्रीफ में बता देता हूँ किस तरह आपको एग्जाम में क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। देख सकते हैं फ्रेंड्स, मैं आईटीबीपी के ऑफिशियल साइट पे हूँ। इसका लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, डायरेक्ट वहाँ पर क्लिक कीजिएगा तो इस ऑफिशियल साइट पे आ जाइएगा। आप सभी देख सकते हैं फ्रेंड्स। अब आपको यहाँ पर देख रहे होंगे रनिंग मोड में एक स्टेटस आ रहा है, स्टैटिक मॉक लिंक फॉर कैंडिडेट ऑफ कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट ऑफ सिटी ट्रेड्समैन। देखिए, इस पर आपको सिंपली क्लिक करना है तो आप मॉक टेस्ट पे चले जाइएगा। अब देखिए, आपके एग्जामिनेशंस में आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर और एक पासवर्ड होगा आपके एडमिट कार्ड पे, वहाँ पर इसको फुलफिल कीजिएगा। उसके बाद साइन इन कीजिएगा यहाँ पे। उसके बाद जैसे ही कीजिएगा उसके बाद एक इंस्ट्रक्शंस आएगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट इंस्ट्रक्शंस आएगा कि कितना मिनट आपको टाइम दिया जाएगा, घड़ी कहाँ पर रहेगा, ये सभी आपको पढ़ना है। उसके बाद आपको नेक्स्ट करना है। उसके बाद यहाँ पर सिलेक्ट करना है लैंग्वेज, किस लैंग्वेज में आप एग्जाम देना चाहते हैं। यदि इंग्लिश में देना चाहते हैं तो इंग्लिश पे यहाँ पर सिलेक्ट कीजिएगा, अगर हिंदी में देना चाहते हैं तो हिंदी में क्लिक कीजिएगा। उसके बाद टर्म एंड कंडीशंस को पढ़कर यहाँ पर टिक करना होगा। उसके बाद लिखना होगा आई एम रेडी टू बिगिन, मतलब मैं तैयार हूँ शुरू करने के लिए। तो इस पर क्लिक करना होगा। आपको प्रोसेसिंग एक आएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर आपका एग्जामिनेशन स्टार्ट हो गया है। आपको 1 घंटा का देखिए यहाँ पर आपको एक घड़ी का यहाँ पर सिंबल दिखाई दे रहा है, ये चलता रहेगा। जैसे 00 होगा आपका ऑफ हो जाएगा। उसके बाद देखिए आपको यहाँ पर सबसे पहले जीके का क्वेश्चंस मिलेगा। सभी क्वेश्चंस को मैंने 50 क्वेश्चंस को इंक्लूड कर दिया हूँ पीडीएफ में, वहीं से मैं हम लोग डिस्कस करेंगे 50 क्वेश्चंस को। अब उसके बाद मान लीजिए फर्स्ट का कह रहा है कि निम्न में से कौन सा ग्रह आंतरिक ग्रहों के श्रेणी में नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा वरुण होगा। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट कर लीजिएगा। फिर उसके बाद कह रहा है कि सेकंड क्वेश्चन, संदेश सेवा किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है, तो ये तृतीय क्षेत्र में आता है, तो इसको तृतीय क्षेत्र में कर उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे। तो इस तरह आप नेक्स्ट करते रहिएगा। मान लीजिए आपको 10 नंबर पर जाना है तो 10 नंबर पर इस तरह क्लिक करिएगा तो 10 नंबर पर चले जाइएगा। फिर 4 नंबर पर आना है तो 4 नंबर पर क्लिक कीजिएगा, चले जाएंगे। तो इस तरह आपको करना है। अगर मान लीजिए आपको शुरू में हिंदी के क्वेश्चंस करना है तो आप देखिए वहाँ पर ऊपर दिया गया है ऑप्शन, वो हिंदी पर आकर यहाँ पर क्लिक कीजिएगा तो हिंदी के क्वेश्चंस आ जाएगा। कह रहा है अनुराग शब्द का विलोम शब्द क्या है, तो इसका आंसर विराग हो जाएगा। तो विराग पर क्लिक कीजिएगा, सेव एंड नेक्स्ट कर दीजिएगा। इस तरह आपको करना है। तो आई होप कि सब आप समझ गए होंगे। फिर आपको मान लीजिए हमको मैथ के क्वेश्चन दिखना है तो यहाँ पर मैथमेटिक्स के सेक्शंस में आ जाइएगा, फिर बनाना स्टार्ट कीजिएगा। तो आपको इस तरह एग्जाम में वहाँ पर सबमिट करना है क्वेश्चनों को। तो आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आप सभी क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं पीडीएफ के माध्यम से। चलिए अब पीडीएफ के माध्यम से टोटल 50 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लोग जीके के सेक्शंस को देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, महात्मा गांधी जनवरी 1915 में डैश से भारत वापस लौटे, तो ये दक्षिण अफ्रीका से 1915 में ये भारत वापस आए थे। सेकंड क्वेश्चन देखिए, कौन सा ग्रह आंतरिक ग्रहों की श्रेणी में नहीं है, तो देखिए ऑप्शन था वरुण, मंगल, शुक्र, बुध। तो देखिए मंगल, शुक्र, बुध ये सभी आंतरिक ग्रहों के श्रेणी में आते हैं। और एक पृथ्वी है, 4 जो ग्रह है ये
छोटे आंतरिक ग्रहों के श्रेणी में आते हैं, जबकि वरुण जो है ये आंतरिक ग्रहों की श्रेणी में नहीं आते हैं, तो इसलिए ऑप्शन ए सही है। थर्ड क्वेश्चन देखिए, भारत का पहला आधिकारिक जनगणना अभियान किस वर्ष चलाया गया था? तो आधिकारिक पूछा है ना यहाँ पे जनगणना, तो इसका आंसर हो जाएगा 1881। फोर्थ क्वेश्चन देखिए, संदेश सेवा किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? प्राथमिक क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र या द्वितीय और तृतीय दोनों? तो देखिए जो संदेश सेवा है ये तृतीय क्षेत्र में आता है, तो ऑप्शन बी सही है। 5 क्वेश्चन देखिए, कौन सा डायरेक्ट टैक्स नहीं है? तो देखिए कॉर्पोरेट कर ये डायरेक्ट है, आयकर ये भी है, संपत्ति कर ये भी है, तो इसमें से नॉन ऑफ दीज हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, नोवेल कोरोना वायरस के पहले मामले की पहचान की गई थी। तो देखिए ये वुहान हुबई, ये चाइना है, वहाँ ये है, ये प्लेस है वुहान शहर में, वहाँ पे ये मामला देखा गया था। 7th क्वेश्चन देखिए, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा राजा राम मोहन राय ने। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, राष्ट्रीय आपातकाल किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है? तो अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति आपातकाल लगाया जाता है, राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाता है। 9th क्वेश्चन देखिए, राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो ये होते हैं भारत के उपराष्ट्रपति। क्वेश्चन 10 देखिए, नागार्जुन सागर बांध कौन सी नदी पर बनाया गया है? तो ये कृष्णा नदी के पर बनाया गया है। क्वेश्चन 11 देखिए, डबल फॉल्ट शब्द का प्रयोग किस खेल में किया जाता है? तो ये टेनिस में किया जाता है। क्वेश्चन 12 देखिए, रैयतवाड़ी व्यवस्था किसके द्वारा शुरू की गई थी? तो ये थॉमस मुनरो के द्वारा रैयतवाड़ी व्यवस्था शुरू किया गया था। क्वेश्चन 13 देखिए, मायोपिया को ठीक करने के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? मतलब मायोपिया मतलब होता है निकट दृष्टि दोष, इसे ठीक करने के लिए हम लोग अवतल लेंस का उपयोग करते हैं और दूर दृष्टि के लिए उत्तल जो लेंस होता है उसका यूज करते हैं। देखिए मायोपिया मैंने निकट दृष्टि दोष, इसमें क्या होता है, नज़दीक की तो वस्तुएं दिखाई देती है लेकिन दूर की वस्तुएं नहीं दिखाई देती है, और दूर दृष्टि दोष में दूर की वस्तुएं दिखाई देती है लेकिन नज़दीक की नहीं दिखाई देती है, तो एक दूसरे के अपोजिट होता है, याद रखिएगा दोनों। क्वेश्चन 14 देखिए, भारतीय रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? तो ये आंसर हो जाएगा, अभी प्रेजेंट में बने हैं, सुनीता शर्मा, ये करंट से क्वेश्चन है। 15 देखिए, कोणार्क सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये उड़ीसा राज्य में स्थित है। अब देखिए यहाँ से हिंदी के 10 क्वेश्चन। 16 देखिए, आंख शब्द का पर्यायवाची शब्द है, ऑप्शन था चोर, आसान, उसके बाद नयन, अमर। तो देखिए ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो ऑप्शन सी है नयन, ये सही है जाएगा, ये आंख का पर्यायवाची है। क्वेश्चन 17 देखिए, नंदनवन शब्द में कितनी मात्राएं हैं? तो देखिए नंदनवन में 6 मात्राएं हैं, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 18 देखिए, अनुराग शब्द का विलोम पद क्या है? तो इसका अनुराग का होता है विलोम विराग, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अनुराग, अतिराग, राग ये सब गलत है। क्वेश्चन 19 देखिए, भाई शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? तो देखिए भाई का स्त्रीलिंग होता है बहन, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 20 देखिए, जहर का घूंट पीना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ होता है चुपचाप अपमान को सहन करना। क्वेश्चन 21 देखिए, जो सब कुछ जानता हो उसके लिए उसको क्या कहते हैं? एक शब्द में, सर्वज्ञ। क्वेश्चन 22 देखिए, शुद्ध रूप का चयन करें। तो देखिए संपूर्ण जो है ना, फर्स्ट ऑप्शन जो है ये बिल्कुल सही है, बाकी जो संपूर्ण ये गलत है तीनों ऑप्शन में, ऑप्शन ए ही सही है। देख सकते हैं किस तरह लिखा गया है। क्वेश्चन 23 देखिए, सत्य और अहिंसा का डैश संबंध है? ऑप्शन था भीषण, विकट, घनिष्ठ, प्रकट, तो ऑप्शन सी जो है घनिष्ठ, सत्य और अहिंसा का घनिष्ठ संबंध है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 24 देखिए, उज्ज्वल का संधि विच्छेद क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा उत्ज्वला। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, कह रहा है यहाँ पे 6 वर्ण किसके योग से बना है? तो ये आधा क और मूर्धन्य स से मिलकर बना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ से गणित के सेक्शन से स्टार्ट होता है। 26 क्वेश्चन देखिए, कह रहा है सोनल की आयु 40 वर्ष है और नित्या की आयु 60 वर्ष है, तो कितने साल पहले उनकी आयु का अनुपात 3:5 था? ये पूछा है कितने साल पहले उनका अनुपात 3:5 था, तो चेक कर लेते हैं। तो देखिए हम मान लेते हैं वर्तमान में कितना है, सोनल की आयु कितना है 40 और नित्या की आयु कितना है 60, तो ऑप्शन ए ही ले लेते हैं। ऑप्शन 10 घटाते हैं तो कितना, सोनल की आयु कितना हो जाएगा 10 साल पहले 30 वर्ष, और जो नित्या है उसकी 10 साल पहले कितना हो जाएगा 50। इसको हम लोग कट पिट करेंगे तो 3:5 आ जा रहा है, यानी 10 साल पहले उनकी आयु का अनुपात 3:5 था, ऑप्शन ई बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, कह रहा है कि 8,56,973 में 6 के स्थानीय मान और अंकित मान के बीच का अंतर ज्ञात करें। तो 6 का स्थानीय मान क्या होगा, तो 6 इसके बाद कितना अंक है 1 2 3, तो 3 जीरो लगा दीजिए, यानी 6,000 स्थानीय मान लिखल गया। अंकित मान क्या होगा 6 का, तो 6 ही होगा, इसको घटाने पर 5994 आ जाएगा बीच का अंतर। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए फ्रेंड्स, कह रहा है यहाँ पे P और Q की
मासिक आय 6,000 रुपया है और Q और R की मासिक आय 4500 और P और R की मासिक आय है 5500। तो P की मासिक आय ज्ञात करना है। तो देखिए यहाँ पर मैंने लिख दिया P प्लस Q का मासिक आय कितना है 6,000, Q प्लस R का मासिक आय कितना है तो 4500, अब P प्लस R का मासिक आय कितना है 5500। अब देखिए इसमें देखिए 2P है, 2Q है, 2R है, तो 2 कॉमन ले लिए P प्लस QR, इन सब का वैल्यू कितना आ गया, इनको जोड़ देंगे तो 16,000 आ जाएगा। 2 से काटेंगे इसको तो 8,000 आ जाएगा किसका, P Q और R का मान आ जाएगा। आप देखिए Q प्लस R का मान ऊपर कितना दिया है, यहाँ पर देख लीजिए Q प्लस R का मान 45 दिया है, तो हमने यहाँ पर 45 रख दिया, QR की जगह पर P इधर रख दिए, P की जगह पर सिर्फ P रख दिए, बस इसको घटा देंगे तो P का मान निकल जाएगा 3500। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, कह रहा है 10%, 12%, 15% की क्रमिक छूट पर एकल छूट होगा। बहुत सिंपल है, 100 पे 10% का छूट 90 पे पहुंचे, 100 पे 12% का छूट 88 पे पहुंचे, 100 पे 15% का छूट 85 पे पहुंचे। अब देखिए यहाँ पर ध्यान रखने वाला, दो दो का जोड़ा लगाकर उसके भाग देंगे 100 से। आगे भी दो का जोड़ा लगाएंगे, लेकिन एक ही बच रहा है, 85 बच रहा है, तो 85 के बट्टा पे लिखेंगे 100। बस इसका सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो ऊपर वैल्यू कितना आएगा 67,320 और नीचे आएगा 1,000, क्योंकि एक जीरो कट गया तो 1,000। अब इसको 67,320 में 1,000 से भाग देंगे तो 67.32 आया। अब इसको देखना है ये 100 से कितना कम है, तो ये 32.68% ये कम है, यानी इतना ही का छूट है, यही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपके लिए है, मैं थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ आपको, कमेंट्स बॉक्स में इसका कमेंट्स करना है कि इसका आंसर क्या होगा। देखिए कह रहा है एक आदमी 8 रुपये में 10 वस्तु खरीदता है, ठीक है, और उन्हें 1.20 प्रति वस्तु की दर से बेचता है तो उसका लाभ होगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन आपको परसेंट में आंसर बताना होगा। देखिए जैसे 8 रुपये में 10 वस्तु खरीदता है तो 1 रुपये में कितना वस्तु खरीदता होगा 10/8, और कह रहा था मतलब 10/8 क्या होगा, क्रय मूल्य निकल गया। और उसका विक्रय मूल्य कैसे निकलेगा, तो 10/8 में 1.20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो विक्रय मूल्य आ जाएगा, इन दोनों को घटा देंगे तो लाभ आ जाएगा। अब लेकिन लाभ कितना परसेंट का है वो बताना है आपको, कमेंट बॉक्स में इसका कमेंट्स करना है। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट्स बॉक्स में जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 31 देखिए, कह रहा है यहाँ पे 5 संख्याओं का औसत 27 है, यदि एक संख्या हटा दी जाए तो औसत 25 हो जाता है, तो हटाई गई संख्या क्या है। तो देखिए 5 संख्याओं का औसत 27 है, तो इनका योग कितना हो जाएगा 135। फिर कह रहा है एक संख्या हटा दी जाए, तो 5 में से एक संख्या हटा देंगे तो 4 संख्या बचा, 4 संख्याओं का औसत कितना दिया है 25, तो इनका योग कितना हो जाएगा 100। इस 135 में से 100 घटा देंगे तो हटाई गई संख्या निकल जाएगा, आंसर हो जाएगा 35। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए, कह रहा है कि वह कौन सी संख्या है जिसे 15 से गुणा करने पर वही संख्या 196 बढ़ जाती है। तो देखिए मान लेते हैं वह संख्या x है जिसे 15 से गुणा कर देते हैं, देखिए हम 15 से गुणा कर दिए, उसका देख रहे हैं वही संख्या 196 बढ़ जाती है, यानी x में 196 प्लस 196 हो जाएगा, दोनों बराबर हो जाएगा। बस इसको सिंप्लीफिकेशन कीजिए, ये 15x में से बराबर के x जो है इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो घट जाएगा 14x बचेगा, और इधर 196 बचेगा। बस x का मान कितना लग जाएगा 14 चौका 56, x बराबर 14 आ जाएगा आंसर। यही क्या है संख्या है, वह संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 3 संख्याओं 4:5:6 के अनुपात में है, उनका औसत 25 है, तो सबसे बड़ी संख्या क्या है। तो 3 संख्याओं का औसत कितना है 25, तो इनका योग 75 हो जाएगा। तो पहले रेशियो का योग निकाल लीजिए, तो रेशियो का योग कितना हो जाएगा 4 5 4 9 9 6 15, 15 बराबर 75 के बराबर हो जाएगा। एक यूनिट का मान आ जाएगा 5, तो बड़ी संख्या पूछा है ना, तो बड़ी संख्या कौन है 6 है, तो 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 30 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 देख लीजिए, ये परसेंटेज से क्वेश्चन पूछा गया था। कह रहा है कि एक छात्र 25% अंक प्राप्त करता है तथा 60 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है, यानी फेल हो जाता है। यदि एक दूसरा विद्यार्थी जो 50% अंक प्राप्त करता है तथा न्यूनतम अंकों से 40 अंक अधिक लाता है, तो परीक्षा का पूर्णांक ज्ञात करें। तो हम मान लेते हैं परीक्षा का पूर्णांक कितना है 100% है, ठीक है। चलिए इसको बनाने के लिए या तो दोनों को पास करवा दीजिए, नहीं तो दोनों को फेल करवा दीजिए, बट हम यहाँ पर पास करवाएंगे दोनों को। देखिए फर्स्ट जो स्टूडेंट है वो 25 अंक प्राप्त करता है, लेकिन वो 60 अंकों से फेल हो जाता है बेचारा। अगर उसको 60 अंक मिल जाता तो फर्स्ट वाला क्या होता पास हो जाता। तो चलिए इसको हम 60 जोड़ देते हैं, इसमें फेल नहीं करते, 60 अंक से फेल हो जा रहा है, लेकिन हम 60 जोड़ देते हैं पास हो जाएगा, तो 25% प्लस 60 हो जाएगा। दूसरा विद्यार्थी जो है 50 अंक अधिक प्राप्त करता है, 50 अंक प्राप्त करता है तथा न्यूनतम अंक से 40 अंक अधिक लाता है, तो अधिक नहीं लाते हैं, इसको बराबर में रखते हैं, क्योंकि दोनों को पास पास करा देते हैं, बराबर कर देते हैं। तो 50% में से 40 घटा देंगे तो दूसरा भी पास हो गया। अब 25% इधर है, उधर से 50% इधर आएगा बराबर की इस चीज में, तो -25% बचेगा इधर,
और 60 जो है इधर -40 है, उधर जाएगा तो -60 है, तो दोनों को जोड़ जाएगा तो -100 हो जाएगा। माइनस से माइनस कट गया। 25% का वैल्यू 100 है, तो हमें 100% का वैल्यू निकलना है। तो 25 के कितने पे मल्टीपल पे है? 4 के मल्टीपल पे, 25 चौका 100, तो 100% का मान निकलना है ना, क्योंकि माने हैं टोटल पूर्णांक कितना है 100%, तो 100% का ये भी 4 के मल्टीपल पर होगा, यानी 400 हो जाएगा। यही परीक्षा का पूर्णांक निकल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 देखिए, कह रहा है यहाँ पे कि 5% कमीशन काटने के बाद एक टीवी सेट का मूल्य 9595 रुपया है, तो इसका लिखा हुआ मूल्य क्या है? मतलब टीवी सेट का लिखा हुआ मूल्य क्या है, मतलब उसका एमआरपी कितना है, उसके बाद 5% छूट देने के बाद उसे कितना रुपये में बेचा जा रहा है, ये पूछा जा रहा है। तो देखिए हम मान लेते हैं इसका लिखा हुआ मूल्य यानी एमआरपी कितना है, एमआरपी को हम मान लेते हैं 100 रुपये, ठीक है। इससे 5% कमीशन दिया जा रहा है, मतलब 100 पर 5% का कमीशन यानी 95 रुपया में बेच दिया जा रहा है। जबकि क्वेश्चन में कह रहा है कि 5% कमीशन देने के बाद टीवी सेट का मूल्य कितना हो जा रहा है 9595, तो 95 किसके बराबर हो जाएगा? 9595 के बराबर, ठीक है। तो ये 95 का मान है 9595, तो 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा? 101 आ जाएगा, क्योंकि 95 में 101 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9595 आ जाएगा। तो 100 का वैल्यू निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 10,100 आ जाएगा इसका लिखा हुआ मूल्य। इस तरह मैथ का 10 क्वेश्चंस कंप्लीट हुआ। अब रीजनिंग के क्वेश्चंस को देखिए। कह रहा है यहाँ 36, यदि 44 + 12 बराबर है 30 के, 77 + 14 बराबर है 61 के, 84 + 16 बराबर है 66 के, तो निम्न के लिए क्या होना चाहिए? 44 + 12 = क्या होगा? तो सबसे पहले एक संबंध इसमें देखिए कैसे ये 30 आ रहा है बराबर में। तो देखिए 44 में से हम लोग पहले क्या करेंगे, यहाँ पर प्लस नहीं, यहाँ पर घटाव रखिए। 44 में से 12 घटाएंगे तो 32 आएगा, 32 में से 2 घटा लेंगे तो 30 आ जा रहा है, ठीक है। फिर 77 में से 14 जोड़ेंगे नहीं, घटा लेंगे, 77 में से 14 घटाएंगे तो आपका 63 आएगा। 63 में फिर 2 घटाएंगे, क्योंकि सब में लास्ट में घटाने के बाद 2 घटाया जा रहा था, 61 आ जाएगा। देखिए 61 आया। फिर 84 में यहाँ पर जोड़ेंगे नहीं, 84 में से 16 घटाएंगे तो 68 आएगा। 68 में फिर 2 घटा देंगे तो 66 आएगा। देखिए यहाँ पर भी 66 है। तो सेम उसी तरह 44 में 22 जोड़ेंगे नहीं, घटाएंगे, तो 44 में 22 घटाएंगे तो 22 आएगा। उसके बाद 2 घटा देंगे तो 20 आएगा। ऑप्शन में 20 डी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 देखिए, डायरेक्शन से क्वेश्चन पूछा गया है। एक महिला उत्तर दिशा में 12 किलोमीटर दौड़ती है, ठीक है। फिर दक्षिण दिशा में 6 किलोमीटर तथा पूर्व दिशा में 8 किलोमीटर दौड़ती है। तद अनुसार वह अपने प्रस्थान बिंदु से किस दिशा में और कितनी दूरी पर पहुंच जाती है? तो देखिए इसमें दिशा और दूरी दोनों बताना है। तो सबसे पहले एक कंसेप्ट क्लियर कर लीजिए। जो आगे वाला होता है वो पूर्व है, देख लीजिए मैप में। उसके बाद जो पूर्व के अपोजिट क्या होगा? पश्चिम। जो ऊपर वाला होगा उत्तर होगा, ऊपर उत्तर, इस तरह याद रखना है। उत्तर के जस्ट अपोजिट क्या होता है? दक्षिण, तो नीचे वाला दक्षिण होता है। तो इसी पे हम लोग को डायरेक्शंस बनाना है। देखिए एक महिला जो है उत्तर दिशा में 12 किलोमीटर दौड़ती है। महिला यहाँ पर हमने मान लिया इस सेंटर पॉइंट पे है, पहले 12 किलोमीटर चलती है। कहाँ पे? 12 किलोमीटर चलती है उत्तर दिशा में, ठीक है। 12 किलोमीटर चला दिए, फिर करिए, फिर दक्षिण दिशा में वो 6 किलोमीटर आती है। 12 किलोमीटर चलने के बाद फिर मुड़ती है और उत्तर से दक्षिण आती है, तो 6 किलोमीटर यहाँ तक चलाएं। तो बातचीत अभी नीचे कितना बचा है? 6। उसके बाद देखिए कह रहा है कि पूर्व दिशा में 6 किलोमीटर चलने के बाद फिर कह रही है कि 8 किलोमीटर वो पूर्व दिशा में जाती है, तो 8 किलोमीटर हम पूर्व में चला दिए। तद अनुसार वो अपने प्रस्थान बिंदु से किस दिशा की ओर और कितनी दूरी पर है? तो देखिए इस पॉइंट से इतना इस दूरी को पूछा गया है और किस दिशा में, ये दिशा बताना है। तो देखिए ये तो ऊपर उत्तर हो गया, ठीक है, इधर पूरब हो गया, तो ये दोनों के बीच में है यानी उत्तर पूरब हो गया। आप देखिए कितना किलोमीटर पर है, इन दोनों के एम और इस पॉइंट के बीच की दूरी बताना है। तो दूरी निकालने के लिए सूत्र क्या होता है? देखिए इसके जो लंब दिया है 8, इसके आधार दिया है, कर्ण निकालना है तो 6 8 है। तो कर्ण निकालने का क्या होता है? लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो लंब स्क्वायर यानी 8 8 64 और 6 के 36 यानी 64, 36 100 का वर्गमूल निकल जाएगा 10 यानी 10 आ जाएगा। तो इनके बीच की दूरी कितना है? 10 किलोमीटर और उत्तर पूर्व के आंसर हो जाएगा। तो इस तरह आप लोग बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 देखिए, एक कैलेंडर से क्वेश्चन पूछा गया है। यदि 3 जनवरी का दिन रविवार है, ठीक है, तो उसी महीने के चौथे बुधवार के 3 दिन बाद कौन सी तारीख होगी? चौथे बुधवार। तो देखिए प्रथम बुधवार कब पड़ा होगा? देखिए 3 जनवरी को, तो जनवरी को क्या पड़ रहा है? रविवार।
तो कितना तारीख को पड़ा होगा बुधवार, तो 6 तारीख को बुधवार पड़ा होगा। फिर 6 तारीख से एक सप्ताह बाद कौन सा दिन पड़ेगा, 13 तारीख को जो होगा फिर बुधवार पड़ेगा। फिर एक सप्ताह बाद यानी 20 तारीख को बुधवार पड़ेगा। फिर एक सप्ताह बाद 27 को बुधवार पड़ेगा। तो 1 2 3 4 चौथा बुधवार आ गया। चौथा बुधवार कब पड़ा है, 27 तारीख को। कह रहा है 27 मतलब चौथे बुधवार के 3 दिन बाद, तो 1 2 3 दिन बाद कौन सा दिन होगा, तो 27 28 29 30 तारीख होगा। कौन सा तारीख होगा, 30 तारीख होगा। 30 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है 39। कह रहा है इसमें यदि किसी कूट लिपि में स्पार्क को TQBSL लिखा जाता है तो उसी तरह फ्लैम को क्या लिखा जाएगा, कूट भाषा में क्या कोडिंग किया जाएगा। तो देखिए स्पार्क के लिए क्या किया गया, TQBSL। तो देखिए S के बाद T हुआ, P के बाद Q हुआ, A के बाद B हुआ, R के बाद S हुआ, K के बाद L हुआ। तो इस तरह एक एक वर्ड है। तो सेम उसी तरह F के बाद G होगा, L के बाद M होगा, A के बाद B होगा, M के बाद N होगा, E के बाद F होगा। तो इस तरह एक एक बढ़ा दीजिएगा तो ये आंसर लिखा जाएगा। अब देखिए कह रहे 40 क्वेश्चन, ये रैंकिंग वाला क्वेश्चन है। बस स्टॉप पर पंक्ति में A बाईं ओर से 7वां है, चलिए A बाएं ओर से 7वां बना दिए। B दाहिने ओर से 9वां है, B दाहिने ओर से 9वां है, ठीक है, मैं ये भी बना दिया। दोनों ने अपना स्थान को बदल लिया, सिर्फ स्थान बदला है, ठीक है। तो A जो है यहाँ पर आ गया, B जो है यहाँ पे आ गया स्थान छोड़ के। तो इधर से बाएं से कितना हो गया B 7, और दाहिने से कितना हो गया A, ये हो गया 9, ठीक है। अब कह रहा है अब A जो है बाएं ओर से 11वां हो जाता है। अब बाएं ओर से 11वां हो जाता है, पहले ये दाएं से 9वां था A, अब बाएं से 11वां हो जा रहा है। तो 9 और 11 सेम पोजीशन पे आ गया। तो हमें कह रहा है पंक्ति में कुल कितने लोग हैं। तो कुल लोग निकालने के लिए क्या करेंगे, टोटल में से लेफ्ट और राइट जोड़ के घटाते हैं ना, ये फार्मूला आप सभी जानते हैं। तो इस पे क्या करेंगे, देखिए तो A जो है ये बाएं से तो 11वां है और दाहिने से कितना है 9वां है। तो दोनों को जोड़ के घटा देंगे तो 19 आ जाएगा, यानी टोटल जो पंक्ति में 19 लोग हैं। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब देखिए यहाँ पे ये आपको 5 आकृति से क्वेश्चन आएंगे। चलिए एक एक करके बताता हूँ कैसे क्वेश्चन आते हैं। देखिए प्रश्न आकृति दे दिया जाएगा। देखिए इस आकृति में क्या हुआ, पहले 1 डॉट, फिर 2 डॉट, फिर 3 डॉट, तो आगे क्या होगा 4 डॉट। तो 4 डॉट ऑप्शन बी में ही है सिर्फ, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 42 में प्रश्न आकृति। देखिए यहाँ पर क्या किया गया है, ऊपर मिरर लगाया गया है और पूछा जा रहा है कि इस उत्तर आकृति में कौन सा उत्तर आकृति सही है। तो देखिए क्या होता है ना कि जब दर्पण में प्रतिबिंब दिखना होता है तो देखिए क्या होता है, लेफ्ट राइट चेंज हो जाता है, ठीक है, और अप डाउन चेंज नहीं होता है, लेफ्ट राइट चेंज होते हैं। और जो इसमें जो लेफ्ट राइट जो नज़दीक होता है वो नज़दीक बनता है, और जो दूर रहता है तो दूर बनता है। तो देखिए यहाँ पर ऊपर लगा है ना दर्पण, तो देखिए यहाँ का नज़दीक जो है ना, तो इस तरह पहले त्रिभुज आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद उधर बन रहा है, इस तरह वर्ग बन गया है, वर्ग बना दिया। अब वर्ग के अंदर जो नज़दीक है नज़दीक बनाएंगे, और उसके बाद वर्ग के अंदर क्या है, फिर इधर बीच में त्रिभुज बनाया गया है। एक मिनट, यहाँ पर थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है, त्रिभुज बनाया गया और बीच में यहाँ पर कट किया गया, तो इस तरह बन गया। तो इस तरह सिर्फ ऑप्शन बी में आकृति दिख रहा है, तो ये आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 43 देखिए, प्रश्न आकृति। पहले क्या है कि एक बीच में डॉट है, ठीक है, बिंदु है, ये पूरा भरा हुआ है बिंदु। उसके बाद यहाँ पर सर्कल है, फिर स्क्वायर है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट में इसका देखिए कैसे रिलेशन बन रहा है। जो बीच में डॉट है वो ओपनली हो गया एक डॉट, ठीक है। उसके बाद जो बाहर वर्ग था वो अंदर आ गया, और जो अंदर वृत्त था वो बाहर चला गया। तो सेम इसके कंडीशंस बनाना है। देखिए इसमें जो भरा हुआ डॉट्स है इसको खाली कर दीजिए, ठीक है, खाली कर दिया मैं। उसके बाद जो बाहर जो त्रिभुज है वो अंदर आ जाएगा, और जो अंदर वाला स्क्वायर है वो बाहर चला जाएगा। तो इस तरह आंसर हो जाएगा, ये आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 44, कह रहा है विषम चुनिए। तो देखिए सब में 2-2 लाइनें हैं, इसमें 3 लाइनें हैं, तो इसलिए ऑप्शन ए विषम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 45, त्रिभुजों की संख्या बताएं। तो देखिए त्रिभुज गिनने का तरीका होता है, मान लीजिए इसमें त्रिभुज गिनना है, तो ये तो एक त्रिभुज है, इसमें एक इस तरह पाई पार दी तो कितना त्रिभुज होगा। तो देखिए क्या करना है, 1 और 2 नंबरिंग कर देना है, इसको जोड़ देना है। 1 और 2 कितना हो गया, 3 हो गया। अगर इसमें और एक लाइन खींच दिया जाता है तो 1 2 और 3 इसको कर लीजिए, तो सबको जोड़ दीजिए, 3 2 5 1 6 हो जाता है त्रिभुज। इस तरह गिनना होता है। तो इसमें कर सेम उसी कंसेप्ट बनाएंगे कि त्रिभुजों की संख्या बताएं। तो देखिए 1 2 3, इसको तो जोड़ देंगे तो 6 हुआ, लेकिन इसमें ऊपर इस तरह 2 लाइनें हैं, एक बेस में है, तो 3 लाइनें हैं, तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 18 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक उसके बाद अनुपात 8, फिर समानुपात 27, तो आगे क्या होगा इस तरह। तो देखिए 1 हुआ तो यानी 1 का क्यूब है, फिर 2 का क्यूब है, आगे 3 का क्यूब है, तो आगे 4 का क्यूब होगा, तो 64
आंसर हो जाएगा। देखिए 47 में मनोविज्ञान का संबंध मन से है, तो अंकगणित का संबंध किससे होगा, तो संख्या से होगा। तो और उसके 48 और से लेकर 50 तक ये आपको 3 से 4 क्वेश्चन, मतलब ऊपर कम बेस हो सकता है, लेकिन सीटिंग अरेंजमेंट से क्वेश्चंस रहेंगे, जिससे 3 क्वेश्चन तो पूछा जाना जरूरी है, वहाँ पर पूछेगा ही क्वेश्चंस में। तो सीटिंग अरेंजमेंट के आप लोग क्वेश्चंस देख लीजिएगा अलग अलग बुक से। बस इस आप आई होप कि आप सभी को एक अच्छा एनालिसिस मिला होगा किस लेवल के क्वेश्चंस बनेंगे आईटीबीपी ट्रेड्समैन के एग्जाम में। तो आप इसका पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के एनालिसिस में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।